बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। ये कानून साजी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को इंतखाबी इस्लाहात बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर कर लिए गए और अब ये कानून साजी हो चुकी है। इस कानून साजी के मुताबिक निगरां हुकूमत का इख्तियार सिर्फ ये होगा कि जो मुआहिदे जारी हैं उन्हीं पर इदारों से बात करने का इख्तियार होगा, लेकिन कोई नया मुआहिदा ये निगरां हुकूमत नहीं कर सकेगी। इस बिल के मंजूर होने से कबल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी ने निगरां हुकूमत को बाइख्तियार बनाने की मुखालफत की और इसे ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ करार दिया था। जबकि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने भी कहा कि हुकूमत करना सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों का काम है, निगरां हुकूमत का नहीं। जहां एक तरफ हुकूमत इस कानून साजी में कामयाब हुई है, वहीं मुआशी आउटलुक ने मईशत के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ कई बार खवातीन पर जुमलेबाजी की वजह से तनकीद की जद में रहे हैं। अब एक बार फिर खवातीन को कचरा कहने पर वो हदफ तनकीद है। लेकिन क्या वज़ीर दिफा के खिलाफ कोई एक्शन होगा और बहावलपुर यूनिवर्सिटी का स्कैंडल क्या हकीकत है या सिर्फ कहानी है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सलमान आबिद साहब, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादियों की जानिब से भी उनका इजहार किया गया, ऑपोजिशन की जानिब से भी किया गया, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में इस बिल का मंजूर हो जाना आपके ख्याल में मस्बत पेशरफ्त है या फिर जो सेनेटर रजा रबानी कह रहे हैं कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, ये अमेंडमेंट्स दुरुस्त है? सियासी और जमहूरी कुव्वतों ने पार्लियामेंट में बैठ के खुद अपने हाथ काटे हैं और ख़ुद अपने इख्तियारात जो हैं उनसे विड्रॉल कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा निगरान हुकूमत नहीं बनी और दफ़ा निगरान हुकूमत जब बनती है तो उनका बुनियादी नौयत का काम है इलेक्शन को कंडक्ट करना। उस दौरान जो भी माहिदे, ये जो कहा जा रहा है ना कि जी माहिदे जो हैं वो उसको उस पर बहस कर सकते हैं, जो पहले से जारी शुदा माहिदे हैं, भाई पहले भी तो निगरान हुकूमतें होती थी, उस वक्त तो ये बहस नहीं हुई। ये अब जो बहस की जा रही है इसकी वजह यह है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक लकूना क्रिएट किया जा रहा है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए, ये एक रास्ता निकाला जा रहा है। अब आप बताइए ना, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के मुकाबले में पहली दफ़ा हमें समझ आ रही है कि हमें निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाना है। पहली दफ़ा हमें समझ आ रही है कि जनाब उनको निगरान वज़ीर आज़म जो है वो बाख्तियार होना चाहिए, उससे पहले लगता है इख्तियार में नहीं होता था। पहली दफ़ा हमें लग रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने दुनिया के साथ माहिदे किए हुए, इससे पहले तो कोई माहिदे नहीं हुए थे। पहली दफ़ा उनको मालियात के हवाले से, बजट के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है और उनके इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। भाई, एक निगरान हुकूमत अगर 90 दिन के लिए आ रही है या 60 दिन के लिए आ रही है तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि जनाब हम उनको निगरानों को जो है बाख्तियार बनाकर अपने ऊपर खुद एक चीज़ मुसल्लत कर रहे हैं। फिर यही सियासतदान रोना रोएंगे जब वो इलेक्शन आगे की तरफ जाएंगे, जिस वक्त इनकी जमहूरियत कमज़ोर होती है, जिस वक्त पार्लियामेंट कमज़ोर होती है, जिस वक्त लगता है कि ये कि हम पर चीज़ें मुसल्लत कर दी गई हैं, तो फिर ये सारा रोना रोएंगे। लेकिन जब इनके पास राइट टाइम होता है तो ये राइट शॉट मारने की बजाय रॉन्ग शॉट खेलते हैं और किसी और की विकेट पे जाकर खेलने की कोशिश करते हैं, किसी और के लिए सहूलतकारी का रोल प्ले करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये तरमीम की गई है और जिस तरीके से आपने निगरानों को बाख्तियार बनाया है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आपकी जाग रही है, जिसकी वजह से आपको ये ज़रूरत महसूस हुई है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सियासी कुव्वतों से ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है उनके लिए सारा स्टेज तैयार किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो आज हुआ है ये दुरुस्त नहीं हुआ। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन करवाना था, वो सिर्फ इलेक्शन तक अपने चीज़ों को रखती और जो बड़े फैसले हैं मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, आगे के हवाले से, वो आने वाली हुकूमत के पास होने चाहिए, क्योंकि उनके पास अवामी मैंडेट होता है। इनके पास कौन सा मैंडेट है जिसकी बुनियाद के ऊपर? इनके पास वाहिद मैंडेट है, ये आए एक शफाफ इलेक्शन जो है अपने टाइमली उसको कंडक्ट करें। अब इसके अलावा जो कुछ हो रहा है इसका मतलब है सियासतदान बेबस हैं, उनको कहीं और से डिक्टेशन दी जा रही है और ये उसी की बेसिस के ऊपर ऑपरेटिव मॉडल जो है यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, रिजवान रजी साहब, आपका क्या ख्याल है, ये जो बिल मंजूर हुआ है मस्बत पेशरफ्त है या फिर जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था पहले इत्तेहादियों की जानिब से वो दुरुस्त साबित होंगे? देखिए, ज़ाहिर है वो खदशात दूर हुए हैं तो ये बिल अप्रूव हुआ है ना। अगर वो खदशात अपनी जगह के ऊपर मौजूद होते तो बिल मंजूर ना होता।
कौमी सूबाई असम्बली के अंदर एक और भी डेवलपमेंट हुई है आज के रोज, और जिसके ऊपर हमें जरा एक चलते हुए और चलती निगाह डाल देनी चाहिए। वो ये है कि सिंध असम्बली के अंदर जो पीटीआई के अपोजिशन लीडर थे वो उनको डिसीट कर दिया गया है और उनकी जगह पे एमकेएम के बंदे को अपोजिशन लीडर बना दिया गया है। जीडीए ने पीटीआई के खिलाफ खड़े होकर पीटीआई के बंदे को वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई सस्टेन नहीं कर पाई अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंध असेंबली। यानी इसका मतलब है कि सिंध में जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी उसमें भी पीटीआई की कोई से नहीं होगी। अच्छा, ये बात मैंने कहा, ये मैं इससे मेंशन किया करता चलूं। देखिए, मेरी इतला के मुताबिक जो अंदर डिस्कशन हुई है उसके अंदर शायद ये आखिरी केयर टेकर गवर्नमेंट हो, और जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है कि आइंदा असम्बली आते ही जो कवानीन के अंदर तरामीम होंगी, उन तरामीम के अंदर जो है ये केयर टेकर वाला कंडा जो है ये निकाल दिया जाएगा। क्योंकि इस दफा हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक कोई 90 से 92 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, और इस तरह की बातें और मीडिया एक्सप्लॉइट हो रहा है लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। अभी अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज साहब, उन्होंने मुईद यूसुफ साहब का नाम भी सुना है, प्रपोज कर दिया है, और वो 2-3 नाम और भी लेके आ गए हैं। कोई पीआईए के साबिक पायलट हैं, पालपा एसोसिएशन के मेरा ख्याल ओहदेदार रहे, उनके भाई को उस तरह का नाम भी आ गया है। तो मेरा मतलब है कि ये जो तमाशा लगा है, इस तमाशे से बचने के लिए हमारी सियासी कुव्वतों ने जहां पे ये बिल पास करवाया है और वहां पे अंदर बहस हुई है, और होनी चाहिए, सियासतदानों के दरमियान इख्तलाफ होना चाहिए। वो रेजिमेंटें थोड़ी है, वो किसी का कल्ट थोड़ी है कि वो किसी का मुंह देख के कहे कि जनाब जहां आपने जो फरमा दिया वो ठीक हो गया। उन्हें आपस में इख्तलाफ करना चाहिए, बहस मुबाहसा होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए, मीटिंग्स के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, मीडिया पे भी होना चाहिए, ताकि कंसेंट जो इंक्लूसिव, जो डेमोक्रेसी का बेसिक स्पिरिट है शमूलियत का, वो आम लोगों की उसके अंदर शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन हो, उन्हें पता हो उन मामलात का कि उनके मुंतखब नुमाइंदे कितने लायक हैं और कितने नालायक हैं। कौमी मामलात के ऊपर उन्हें पता चलना चाहिए। असेंबली की अंदर तकरीरें हों, उन्हें पता चलना चाहिए कि ख्वाजा आसफ साहब जब फक्कड़पन पे उतरते हैं तो किस लेवल तक जा सकते हैं उन लोगों को, ताकि वो कल को जो उनका वोटर है वो उनको वोट देते हुए ये एस्पेक्ट भी ध्यान में रखे ना। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि हम इलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़े हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि भाई घसीट के इमरान अहमद खान न्याजी और उनके मुतासरीन जो है वो उनको घसीट के, कभी किसी को घसीट के, कभी बाजवा को घसीट के, कभी फैज, आज जनाब मुबारक हो, आज इमरान अहमद खान न्याजी साहब ने फैज साहब का नाम भी ले दिया है। पहले मेरे ऊपर एतराज होता था कि मैं फैज साहब का नाम लेता हूं और बाजवा साहब का नाम नहीं लेता। इमरान खान साहब ने आज फैज साहब का नाम भी ले दिया है कि जी उन्होंने रेफरेंस भेजा था काजी फायज ईसा के खिलाफ, तो बल्कि दोनों का नाम लिया, फैज और बाजवा दोनों ने भेजा था। इसका मतलब है कि कुछ और तब्दीलियां आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि हमें सियासतदानों को लेट देम फाइट, और इसको बकायदा अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। उसके अंदर इख्तलाफ हो, वो इस इख्तलाफ का हल निकाले। मैं तो इसे मुस्बत जो है पेशरफ्त समझता हूँ। ठीक है, आपके ख्याल में मुस्बत पेशरफ्त है। नसीर वागा साहब और ब्रिगेडियर साहब इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे जानेंगे। लिखा कहा जा रहा है ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि निगरान हुकूमत को बाइख्तियार बना दिया गया है, बिल मंजूर कर लिया गया है। नसीर वागा साहब, ये जो पेशरफ्त हुई है आपके ख्याल में दुरुस्त है या फिर जो तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो दुरुस्त है? पता नहीं इतनी इनको क्या ज़रूरत है ये काम करने की। वैसे सीधा ही कह दें कि बस जी ये हमने कर दिया है, ये तरमीम और ये कौमी असम्बली में बिल पास करना और सब लोगों को, मुझे तो ये लगता है कि ये एक मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। जो उनका दिल चाहता है वो हो रहा है, कोई उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो काम हो ही नहीं ना सकता। पहले किसी ने ये पूछा है कि ये तरमीम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, पूछने वाला कोई है ही नहीं, सुनने वाला कोई है, बस एक ऑर्डर कर दिया, भाई वकील उनका, थाना उनका, FIR उनकी, जज उनका, सारा कुछ उनका, तो बाकी किसने पूछना है? जो मर्जी आप तरमीम करके लोगों को कहें हमने ये तरमीम कर दिया।
देखिए किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये जो तरमीम हो रही है, जैसे सलमान आबिद साहब कह रहे थे, इससे पहले भी अबूरी हुकूमतें आती रही हैं और हम देखते रहे हैं कि उनको इख्तियारात इंतहाई महदूद होते थे। मुझे ये भी याद है कि कई हुकूमतों पर यह भी कदगन था कि वो फ्रीली ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि बड़े बड़े फैसले। इससे भला क्या लगता है? इससे ये लग रहा है कि ये निगरान हुकूमत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए कायम रहेगी। अच्छा। यही वजह है कि वो इसके इख्तियारात में इजाफा करना चाहते हैं कि वो दूसरे ममालिक के साथ भी, और जो इस वक्त जो हमारे मंसूबे चल रहे हैं उनको भी वो कंटिन्यू रख सकते हैं। भाई क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई? क्या नई आने वाली हुकूमत नहीं है जिसने आकर नए फैसले करने हैं? मैं तो अभी देख रहा था, वो कहते हैं ना पंजाबी में, गलियां हो जान सुनियां ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। असल बात है वो चाहते हैं कि सब कुछ सुनिया हो जाए, खाली हो जाए, जो हमारा दिल चाहे हम करें, हमें कोई पूछने वाला हो ही ना। हम तुम होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा, बस ये लहलहाते रहेंगे और ये रक्स करते रहेंगे। हुकूमत आएगी, गुजर जाएगी, कुछ नहीं होगा, अवाम रोती रहेगी, बिजली के हाथों, रोटी के हाथों, आटे के हाथों, और यही होगा और यही हो रहा है। इस पे तफसील से बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ये जो आज कानून साजी हुई है, निगरान सेटअप, इसके बाद कितना बाइख्तियार हो जाएगा और इससे क्या और कितना फ़ायदा उठा सकता है निगरान सेटअप? देखें, मैं तो सबसे पहले ये बात करूंगा कि आई विल ब्लेम इसमें पीटीआई को। आपके पास नेशनल असेंबली में ठीक ठाक 130-40 सीटें थी। हु टोल्ड यू टू रिजाइन? ये सारे क्राइसिस इस वजह से हुए हैं, एंड दे शुड नो कि हमने क्या गलतियां की हैं। नंबर 2, आपके पास पंजाब गवर्नमेंट और आपके पास केपीके गवर्नमेंट थी। यू आर वेल टक्ड इन एंड यू हैव बोथ द गवर्नमेंट्स विद यू, एंड द चीफ मिनिस्टर बोथ जो पार्टीज के, कंपनी के, प्रोविंसेस के, वो पीट रहे थे कि जी मत रिजाइन करवाएं, मत रिजाइन करें। एंड पीटीआई चेयरमैन एडमेंट होके, वो स्टिफ नेक होके आपने वो अपनी हुकूमत ख़त्म करवा दी। उसके बाद आपके पास जो आगे क्राइसिस आए हैं, आपने नैरेटिव बिल्ड करने शुरू कर दिए। जी वो मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर एनिमल होते हैं, एनिमल्स हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जनरल बाजवा, सोन सो, और एंड में 9th को चीफ आर्मी साहब। वाई यू हैव बीन ड्रैगिंग आर्मी इन सेट? आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से लड़े। आज आप पार्लियामेंट से बाहर वो अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? दिस इज व्हाट आई एम सरप्राइजिंग कि आप डेमोक्रेटिक मुल्क में, आप जमहूरियत के अंदर, आप स्ट्रीट पर आके अपने असेंबली को छोड़ के बैठ गए। व्हाट हैव यू गेन्ड? यू आर टोटल लूजर इसमें। आप देखें, इसलिए कि आपने इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन, आज अगर आपके पीटीआई चेयरमैन ना होते तो चलें शामिल कराची होते। सी द डिफरेंस, हाउ मच यू वुड हैव अथॉरिटी टू टॉक इट आउट एंड हाउ मच यू प्लेड। आपने दुरुस्त कहा, अगर ये लूजर हैं तो फिर विनर कौन है? किससे आ रहे हैं ये? देखें, लूजर इज एब्सोल्युटली इट इज द गवर्नमेंट। वो तो उनके तो आपने उनके लूजर तो अवाम है यहाँ पे। बिल्कुल अवाम, बिल्कुल अवाम, इसलिए कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं। वो अपनी मर्जी मानी कर रहे हैं। इसी तो फिर विनर कौन है सर? देखें, विनर इज इस वक्त विनर आई वुड से लूजर अवाम, सब लूजर इट इज ओनली पीडीएम और पीएमएल-एन सबसे ज्यादा विनर। उनको जो चाहते थे इन्होंने जैकपॉट उनका निकाल दिया पीटीआई ने। और उसके बाद आप देखें, आज अगर अपोजिशन लीडर यहाँ होते शामिल कुरैशी और 130 लोग बैठे होते, मैं देखता कैसे ये अमेंडमेंट्स करते। Who is to be blamed? ब्रिगेडियर साहब, जब आइन पे अमल दरामद नहीं होगा तो जैकपॉट तो निकलेंगे ना। अगर आइन पे हम अमल दरामद करते और करवाते तो इलेक्शन टाइम पर होते और फिर लोग देखते कि जैकपॉट किसका निकलता है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें निकले किसका कसूर है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए, किसने इंप्लीमेंट करना है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपने खुद कानून को खत्म कर दिया। उसके बाद आपने पार्लियामेंट में आके जिस अमेंडमेंट हो रही है, अगर आपकी अपोजिशन हो, अब बात यह कि देखिए अब भी काम के इस वक्त जो हालात हैं आपके मुल्क में, इकोनॉमी के बुरे हालात हैं। सही है। रज़ी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। जी रज़ी साहब, मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि अपना नसीर वागा साहब हमारे बहुत आला पाए के जर्नलिस्ट हैं। मैं इनसे आज तवक्को कर रहा था कि ये हमें ये डाटा बताएंगे
कि इलेक्शन 8 अगस्त से पहले हुकूमत ने 56 अरब रुपए जारी करने हैं एमएनएस को डेवलपमेंट का फंड, और अब तक के फिगर के मुताबिक 22 अरब रुपए जो है वो 3 सूबों को, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध को जारी हुए हैं। और ये जो सिंध को सैलाब ज़दगान की बहाली के नाम के ऊपर 20 अरब रुपए मिले वो अलग हैं। तो 22 अरब रुपया 3 सूबों को जारी हुआ है और 26 अरब रुपया पंजाब को जारी हो चुका है, और ये हो गए हैं तकरीबन 8 अरब रुपए की फर्दर डिस्बर्समेंट 8 अगस्त तक होनी है। मेरा ख्याल था वागा साहब इसके साथ रजी साहब आपने बिल्कुल ठीक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। कुछ मुआशी आउटलुक की बात कर लेते हैं। मुआशी आउटलुक ने मईशत के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी का मेरा ख्याल है पोल खोल दिया। एक जानिब तो हुकूमत कानून साजी में कामयाब हुई है और रिपोर्ट ये कहती है कि दरामदात, करंट अकाउंट खसारे और रुपए की कदर, माली ज़खायर में भी कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि महंगाई, FBR महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक साल में तरसीलात ज़र 31.3 अरब डॉलर से कम होकर 27 अरब डॉलर रही हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या राय रखते हैं? ये जो आशारिये हैं ये क्या दिखा रहे हैं हमें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो ये कह रहे थे कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पे काला धब्बा रहता। तो जो मुआशी आउटलुक की रिपोर्ट आई है, ये तमाम कारकर्दगी किसके माथे का धब्बा है फिर? देखें, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। बट आई ऑलवेज से PDM के लिए, पर्टिकुलरली PMLN के लिए, कि आपने नोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो डाला, आपने क्या को सोच कर डाला? डिड यू हैव एनी प्लान? आपने क्या कहा था कि ये दूध की नहरें लेकर आएंगे, आप डॉलर को जो बहुत कम कर देंगे, आप डीजल और पेट्रोल की कीमत बहुत कम करेंगे, आप गैस बिजली को रिड्यूस करेंगे, आवाम को जो है बहुत रिलीफ देंगे और इन्फ्लेशन को कम करेंगे। दे डिड नॉट डू एनीथिंग। व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने माजरत, दे डिड अ लॉट। उन्होंने जो करना था वो बहुत किया है और वो सब लोगों को पता है वो किस लिए उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था। देखें, उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने वो किया कि उन्होंने अपने सारे केसेस खत्म किए। हाँ, ये करवाया उन्होंने नैब पे विंग्स क्लिप करके खत्म कर दी पावर। यस, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खत्म कर दी, उन्होंने ओवरसीज का काम खत्म कर दिया। अब तक कल 2-3 पहले भी शहबाज शरीफ हमला से बात के केसेस वो मनी लॉन्ड्रिंग के खत्म हो गए। सो ये सारा जो उनका नैरेटिव वो उन्होंने कर लिया। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रियासत भी नहीं बचाई, साथ ही बचाया, सिर्फ अपने पर्सनल काम किए, जो मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई एम वेरी ओपन एंड फ्री टू से। बट बात यह कि इसको मदद करने में वो हमारे PTA चेयरमैन ने की। अगर वो सियासी बसीरत से काम लेते और जमहूरियत को चलाते और पार्लियामेंट में बैठते, आज ये सिचुएशन नहीं होती। आप ये बताएं, आज ऑपोजिशन लीडर कौन होता? शामिद कुरैशी। क्या इस तरह की बात हो रही है? तो जो अभी चल रही सारी बातें। सो अपने आप ने देखे, सब चीज मोरालिटी जो है ना हमारी, वो सियासतदानों की, आई डोंट से ऑल, इसीलिए केटेगर में मैं तो अभी भी कहता हूँ अगर अमेंडमेंट करनी है तो इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट करने का सिस्टम चेंज करें, लाएं जुडिशियल कमीशन के थ्रू। वाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट शुड सिट टुगेदर। नंबर 2, इसी तरीके से केयर टेकर की लाना है तो आप लाएं, फिर जुडिशियल कमीशन में जाए, सिलेक्ट करें वहां से। डोंट ब्रिंग देम, डोंट मेक देम अंडर ऑब्लिगेशन टू दिस पॉलिटिशियन, ताकि आप सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, हम ठीक करना नहीं चाहते, दुरुस्त, इसलिए इसे देखी जाती। ठीक है वागा साहब, ये जो तमाम काले धब्बे सामने आए हैं मुआशी आउटलुक की रिपोर्ट में, आपके ख्याल में ये किसके माथे पर सजेंगे? यकीनी तौर पर अब इस पे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इस मुल्क पर आए हुकूमत करने, उनके पास जो मुआशी प्लान था और वो जो इसहाक डार साहब को उन्होंने लैंड करवाया और जो वहाँ से आते हुए रास्ते में जहाज़ में ही कहते आए कि बस मेरे जाते ही हालात बदल जाएंगे, डॉलर खौफजदा हो जाएगा, सारी दुनिया के सामने है कि उनका असल पर्पज़ क्या था, पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, कौन नहीं जानता। कोई एक मुझे फिगर बता दें, कोई एक चीज़ बता दें जो आवाम के लिए सस्ती हुई हो, आवाम को कोई एक सुख का सांस आया हो एक दिन के लिए भी। मैं कोई ये नहीं कहता कि PTI के दौरे हुकूमत के कोई यहाँ पर दूध की नहरें बह रही थी, लेकिन कम से कम जब आप आए हैं तो अगर हम कंपैरिजन करें तो उससे तो बहुत बेहतर होना चाहिए था ना। मज़ा तब आता है कि जब एक बंदा दूसरे को हटा के
ड्राइविंग सीट पे खुद बैठता है तो वो अच्छी ड्राइव करे और पूरी कौम और मुल्क को पता चले कि देखें हमारे कुछ इशारे तो बेहतर हो गए, हम बेहतर की होने की बजाय किस कदर नीचे पस्ती की तरफ जा रहे हैं। और सारी दुनिया सॉरी हिना सारी दुनिया ऊपर जा रही है और पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है, और ये है इशारे। सही है जी। सलमान आबिद साहब, देखिए पहले तो मैं पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत को दाद देना चाहता हूँ। जिस मुल्क का अपोजिशन लीडर बरमला ये कहे कि 10 बरस तक अगर इंतखाबात नहीं होते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मुबारक हो इस जमहूरियत को और मुबारक हो इस पार्लियामेंट को और ऐसे अपोजिशन लीडर को जो माशाल्लाह हुकूमती जमात की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ेगा। दूसरी बात है कि हमें आपको किसने कह दिया ही ना कि मुल्क की मईशत ख़राब है। ये ब्रिगेडियर हारिस साहब भी ऐसे मातम कर रहे हैं, ये भी ऐसे मातम कर रहे हैं। मुल्क तो इस वक्त बहुत तरक्की कर रहा है। आपने प्राइम मिनिस्टर की रोज़ाना तकरीरें नहीं सुनती, आप हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनती कि जनाब मईशत एक दुरुस्त ट्रैक के ऊपर आ गई है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से भी बच गया है, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रही है, मुल्क में महंगाई भी कम हो रही है, लैपटॉप भी पूरे पाकिस्तान में बांटे जा रहे हैं। और ये जो भी रिजवान रजीक साहब ने फिगर दी है, ये तो वही मुल्क दे सकता है ना। नहीं, ये तो सब चीजें वही दे सकता है। जब मईशत है तो आप लोगों को इतने अरब रुपए पैसे भी दे रहे हैं, आप जो मर्सिडीज गाड़ियां भी लेके दे रहे हैं, आप उनको फॉर्च्यून गाड़ियां लेके दे रहे हैं, तो ये तो मुल्क बहुत आगे जा रहा है। हम ऐसी बिला वजह का मातम कर रहे हैं। और अब हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बना दी है, उसमें फौज भी शामिल होगी, हुकूमत भी शामिल है, मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। हम ऐसी बिला वजह मातम कर रहे हैं जी मईशत बड़ी खराब हो गई है। आउटलुक की रिपोर्ट को छोड़े, बाकी मुल्कों की रिपोर्टों को छोड़े जी, पाकिस्तान बहुत मईशत में तरक्की कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त बड़े तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं और उन तजर्बाकारों ने ऐसी तजर्बाकारी की है कि आप लोगों से पूछ लें कि हम कहाँ खड़े हैं जी। रिजवान रज़ी साहब, देखिए एक बात तो जो है वो कुछ बातें ऑब्वियस हैं, कुछ रिकॉर्डेड आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से पूछता हूँ। मेरे बड़े करम फरमा हैं, जब मैं प्रोग्राम किया करता था तो उसमें भी तशरीफ लाते थे। तो ब्रिगेडियर साहब आपको कौन सी वाली कमेटी में डाला गया है, एग्रीकल्चर की रिवाइवल वाली में या IT वाली रिवाइवल वाली में? मैं किसी कमेटी में सर वो इंकलाब का हिस्सा नहीं है, वो कह रहे हैं मैं किसी कमेटी का हिस्सा नहीं सके ना सर, किस तरह मुल्क को कौम की बेहतरी की जा सकती है। Having said that, on a lighter note, sir, just देखिए बात ये है कि जब ये हुकूमत नो कॉन्फिडेंस करके आई और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अपने 2 ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यूज में जो जावेद चौधरी ने और शाहिद मैतला साहब ने छापे, उसके अंदर कह चुके हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत PDM की थी, इनका आते ही 40 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में जाने का पूरा अनाउंसमेंट था। और मैं जाके मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ को मिला और उन्होंने इसका इजहार किया। लेकिन उनसे गुजारिश ये की गई कि जो IMF के आइंदा आने वाले इलेक्शन मीटिंग्स हैं, इजलास हैं, उन तक आप ठहर जाइए। जब वो आए ही इलेक्शन करवाने के लिए थे और उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया फॉर द IMF मीटिंग, तो इसका मतलब ये है टू बी ऑन द वेरी न्यूट्रल साइड, उनके पास इकोनॉमी का कोई एजेंडा नहीं था। मतलब उनके पास इकोनॉमिक रिवाइवल का कोई एजेंडा नहीं था, उनके पास इलेक्शन का एजेंडा था। और इलेक्शन जो थे वो डिले करवाए गए बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि हमें IMF से मुज़ाकरात करने, फिर वो मुज़ाकरात लिंगर ऑन करते गए और फिर इस सूरत हाल में हम बैठे हुए हैं। हिना आई वांट टू स्पीक जी क्विकली ब्रिगेडियर साहब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हिना देखें बात ये कि 25 मई को व्हेन PTA चेयरमैन शावर से जुलूस लेके आ रहे थे, ही हैड बीन कन्वेड के 2 दिन रुक जाओ, असेंबली ये डिसॉल्व हो रही है। He was in such a egoist person. बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगाम दिया था शाह महमूद कुरैशी। So he is responsible for all these things. आपकी ज्यादा उसके बाद 1.5 साल में दिस इज अ प्रॉब्लम कि आपने स्ट्राउड स्ट्रीट पे किया, असेंबली में तो आप गए नहीं है। बिल्कुल ठीक है। में बैठ के अपने आप को कन्वे करते हैं। एक ऐसा भी मामला है जिस पर हम 2 दिन से बात करना चाह रहे हैं, आज बिलाखिर हम उस पर बात करते हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी मनशियात वीडियो स्कैंडल हकीकत है या अफसाना है? तमाम तर मामले में यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस इस वक्त आमने सामने है, जबकि VC की जानिब से तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए गए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि इन तमाम इल्ज़ामात के पीछे सियासी पुश्त पनाही है। तारिक बशीर चीमा साहब, उनके बेटे का कुछ स्कैंडल वो सामने आ रहा है, उनके नाम सामने आ रहे हैं, हकीकत है क्या, ये जानते हैं जी रिजवान रज़ी साहब? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी में उस यूनिवर्सिटी का एलुमनाई भी हूं
मेरा एक MA उस यूनिवर्सिटी से भी है, तो अच्छा। मेरा राइट पहले है कि मैं कुछ बोलूं। जी, बिलाल एक वाइस चांसलर थे वहां पे, बिलाल खान साहब बहुत उम्दा आदमी थे, डॉक्टर रईस प्रोफेसर साहब, मैं बिलाल चाहूंगी खान साहब। क्विकली आप उनके अपनी साथ- बात कीजिएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। हाँ, उनके साथ क्या हुआ, डॉक्टर मुख्तार साहब के साथ क्या हुआ, डॉक्टर मुश्ताक कैसर के साथ क्या हुआ, ये मैंने 3 वाइस चांसलर बताए हैं। वहां पे जो तुलबा माफिया है और वो माफिया निकल के अब सियासत में आ गया हुआ है, वो यूनिवर्सिटी के मामलात में दखील रहता है। और ये 4 और चौथे अब डॉक्टर अतर महबूब साहब, इन चारों को इनके रुखसत वाले दिन जो है वो खराब किया गया, उनको रुसवा करने की कोशिश की गई। वहां के एक सियासतदान है जो सिटिंग मिनिस्टर है, DPO जिनकी मर्जी का लगा हुआ है, उनका बेटा आइस में पकड़ा गया है, आइस का वो विक्टिम है, वो है मरीज है, और उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी का बेड़ा गर्क करने का बीड़ा उठा लिया है। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी सियासत उठा के, गंदी सियासत उठा के हासनपुर ले जानी चाहिए और यूनिवर्सिटी को खराब नहीं आपका करना यही चाहिए। मतलब है कि VC के खिलाफ ये सारी साजिश जो है वो की जा रही है और वो दुरुस्त कह रहे हैं। अतर महबूब के खिलाफ साजिश थी, ठीक उन्होंने है डिलीवर किया है। जी ब्रिगेडियर साहब, देखें इसमें जो कुछ हो रहा है, हैव अ जुडिशियल इंक्वायरी, इम्पार्शियल। आई डोंट ट्रस्ट कि जो आप पुलिस वगैरह बना देते हैं, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट लगाएं, हाई कोर्ट बिल्कुल फेयर करें, वहां की तालीम बच्चे हासिल करते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद देम एंड फाइंड आउट कि कौन कसूरवार उसको सजा दी जाए। बिल्कुल ठीक। जी वागा साहब, देखिए, मैंने तो इसकी बहुत सारी चीज़ों के सबूत देखे हैं, पूछे हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेट भी किया है। जो मेरे इस यूनिवर्सिटी के हवाले से राब्ते थे, देखिए वहाँ FIRs हो चुकी हैं, DPO सारे हकायक बता चुका है, और ये स्कैंडल महज कोई ज़बानी कलामी नहीं है, लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, जिसमें ख़जानची प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो है एजाज हुसैन शाह, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अल्ताफ, ये बाकायदा गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है। असल बात है कि इस मुल्क, कौम और हम लोगों के लिए वैसे तो ये शर्मिंदगी की बात है, हमें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे इतने बड़े तालीमी इदारों में अगर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनकी विजिलेंस कौन करता है, वो है जिम्मेदार, उसको लटकाएं ना, और बाकी यूनिवर्सिटियों का भी स्कैनिंग करें वहां क्या हो रहा है। बात यह है कि जब से हमने यूनिवर्सिटियों में सियासी मुदाखलत की है और हुक्मरान टोले बराह रास्त यूनिवर्सिटीज़ के मामले में मुदाखलत करते हैं, तो इसका नतीजा है। और दूसरा नतीजा यह है कि ये जो सोशल मीडिया पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा और जिस तरह की उसकी हाइप क्रिएट की गई है, मामलात इतने आगे नहीं है जितने माशाल्लाह हम सोशल मीडिया पे रेटिंग लेने के लिए, वीडियो वायरल करने के लिए मवाद लेके जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, लेकिन उन लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन करें जो पॉलिटिशियन बैठ के यहाँ से अपने मामलात को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और मामला था जिस पर हमने डिस्कशन करना थी। ख्वाजा आसिफ ने PTI खवातीन के लिए नामुनासिब अल्फाज जो है फ्लोर पर इस्तेमाल किए थे। सवाल हमने ये रखना था कि वो माफ़ी मांगेंगे या उनके खिलाफ कोई एक्शन भी होगा या नहीं, इस पर भी खैर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।